नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट का आगाज करते हैं। हम पीछे जो है आपको टोटल 43 मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा चुके हैं मैथ रीजनिंग का। आज हम लोग चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 44 में। जी हाँ, चलिए आइए मॉक टेस्ट नंबर 44 का पहला सवाल देखिए क्या कहता है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कहता है एक परीक्षा में 900 लड़कियां 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां 50% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। यानी फेल वाला का प्रतिशत आपको बताना है, जबकि प्रतिशत किसका दिया, पास वाला का। तो फेल वाला का संख्या पहले निकाल लीजिए, आराम से देखिए समझिए। अच्छा, परीक्षा में जो है 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे, नहीं 1100 लड़के बैठे हैं। 40% लड़की 50% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, तो फेल वाला का संख्या पे निकालिए ना। अच्छा, लड़की में 40% उत्तीर्ण हुई है ना, तो फेल कितना हुआ, 60%। नहीं 40% अगर पास की तो फेल कितना की, 60%। अच्छा, लड़का में अगर 50% पास किया तो फेल कितना किया, 50%। जी हाँ, चलिए तो यह फेल वाला का संख्या निकाल लिए, क्योंकि उसी का प्रतिशत हमको पूछा गया था। चलिए यह फेल पूरे विद्यार्थी का संख्या हो गया, पूरे परीक्षा में बैठे पूरे विद्यार्थी यानी लड़का लड़की मिला करके इसी का प्रतिशत बताना। यह जो पूरे विद्यार्थी का कितना परसेंट है। अच्छा, पूरा विद्यार्थी कहने का मतलब 900 1100 कितना हो गया आपका, 2000। यानी यह जो फेल वाला है 2000 का कितना प्रतिशत है। चलिए फेल वाला का प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए आराम से। हाँ देखिए 540 और 500 कितना हो गया आपका, 550। नहीं 540 और 550 यानी 10 कितना हो जाएगा आपका, 90। 1090 जो है यह 2000 का कितना प्रतिशत है। चलिए सोल्व कर लीजिए, है ना। हाँ अब देखिए 3 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 3 शून्य काट करके हटा लीजिए। 5 दूना कितना हो गया, 10, यानी 54.5%। कितना, 54.5% आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। होशियारी से काम करना है। अनुत्तीर्ण वाला का प्रतिशत आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, है ना, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल हुए। चलिए फेल वाला का पूरा संख्या निकाल लिए, वह जो है पूरे विद्यार्थी का कितना प्रतिशत है, तो 54.5%। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या दूसरा। कहता कागज का प्रभार 55 रुपए प्रति किलोग्राम है। कागज का जो लागत आता है वह 55 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम कागज 192 वर्ग मीटर, है ना, क्षेत्रफल को कवर करता है, तो कहता 8 मीटर कोरा वाले घन को कवर करने में कितना खर्च लगेगा। पहले कितना कागज चाहिए यह देख लीजिए, 8 मीटर कोरा वाले घन को ढकने में। चलिए तो अच्छा, घन को ढकने का बात है, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6L²। तो 6L², जी हाँ, तो इतना वर्ग मीटर, ध्यान दीजिएगा, 8 मीटर कोरा वाले घन को कवर करने के लिए इतना वर्ग मीटर कागज का हमको आवश्यकता है। अब उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। देखिए जो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आया उतना ही कागज का जरूरत है उसको कवर करने के लिए, उसको ढकने के लिए। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए। चलिए क्या कहता है, 1 किलोग्राम कागज 192 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को कवर करता है। सोचिए तो 192 वर्ग मीटर बराबर हो गया 1 किलोग्राम, है ना। तो यह जो है कितने किलोग्राम चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, 1 किलोग्राम 192 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है वह होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम कागज 192 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को कवर करता है, तो इसमें 192 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, है ना, तो कितना किलोग्राम कागज लगेगा यह निकल करके आ जाएगा। देखिए यह वर्ग मीटर में कागज था, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 192 वर्ग मीटर बराबर 1 किलोग्राम। जी हाँ, तो इसका यह कितना किलोग्राम है, यह निकल कितना किलोग्राम कागज है, यह निकल करके आ गया। लागत कैसे, 55 रुपए प्रति किलोग्राम। 55 से जो है सकी गुना कर लीजिए, है ना। देखिए 64, यहां से 3 निकालेंगे तो 64 गुना 3 192 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 55 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, 110 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 110 रुपया। जी हाँ,
जी हाँ 110। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी इस 8 मीटर कोरा वाले घन को कवर करने में कितना खर्च लगेगा? तो 110 रुपया खर्च लगेगा। कितना? 110 रुपया। जी हाँ, पहले इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिए, वर्ग मीटर में आया, उसको किलो, जितना वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल आया उतना ही कागज का आवश्यकता है वर्ग मीटर में, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किए। 1 किलोग्राम कागज जो 192 वर्ग मीटर एरिया कवर करता है, तो इसके लिए कितना किलोग्राम चाहिए? 192 से डिवाइड कर लिए तो इतना किलोग्राम चाहिए, और 55 रुपए प्रति किलोग्राम है, 55 से गुना कर लिए, 2 किलोग्राम चाहिए था, 55 गुना 2 110 रुपया। आगे बढ़िए, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के 280 सिक्के, 3 प्रकार का सिक्का है। कौन कौन? एगो 1 रुपया वाला हो गया, जी हाँ 1 रुपया वाला हो गया, 50 पैसा वाला हो गया और 25 पैसा वाला हो गया। 3 प्रकार का सिक्का है, 280 सिक्का है। अब क्या कहता है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। ये देखिए मूल्य का रेशियो दिया गया है, यह मूल्य का रेशियो दिया गया। हम आपको बार बार बोलते हैं कि प्रश्न में जो है निश्चित राशि जिस रूप में देगा, है ना, रेशियो हमेशा उसका उल्टा दिया जाता है। देखो निश्चित राशि के रूप में सिक्का का संख्या दिया तो वहां मूल्य का रेशियो दिया है, तो इस मूल्य के रेशियो को संख्या में कन्वर्ट कीजिए। सोचिए 1 रुपया वाला 8 रुपया है, यानी 8 सिक्का। अच्छा 50 पैसा वाला 4 रुपया, 1 रुपया के लिए 2 सिक्का, 4 रुपया के लिए 8 सिक्का। 25 पैसा वाला 3 रुपया, 1 रुपया के लिए 4 सिक्का, 3 रुपया के लिए 12 सिक्का। यही तो सिक्कों का अनुपात है। अच्छा टोटल सिक्कों का संख्या सब मिलाकर के कितना? 280। कितना? 280। यूनिट देख लीजिए ना, तो कितना हो गया आपका? 12 8 20 और 8 28, 28 यूनिट बराबर 280। एक यूनिट का मान निकाल लिया। क्या पूछता है? कहता बताइए 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या देखिए 8 है ना, यहां 8, दोनों, इसका मूल्य भी 8 है, संख्या भी 8। 8 यूनिट का मान आपको बताना है, इसको 10 बार में काट लीजिए, है ना। आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 80। जी हाँ, कितना हो जाएगा? 80। आपसे यही पूछा गया था 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 80। अगर 50 पैसा के सिक्कों का संख्या पूछा जाता तो भी 8 यूनिट 80, है ना। अगर आपसे 25 पैसा के सिक्कों का संख्या पूछा जाता 12 से गुना करते 120। देखिए 80 80 160 और 120, 280 सिक्का है आपके पास, स्पष्ट पता चल भी जा रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है सुनिए। कहता है मिस्टर एक्स साधारण ब्याज पर जो है, आराम से बात को समझिए, प्रति वर्ष 15% की दर से जो है 2 वर्ष के लिए एक राशि निवेश करता है साधारण ब्याज पर 15% की दर से। अब क्या कहता है? यदि ब्याज चक्रवृद्धि संयोजित होता तो उसे ब्याज के रूप में 450 रुपया अधिक अर्जित होता। निवेश की गई राशि, देखिए वह राशि एक्स जो है एक निश्चित राशि को जो है साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए जो है 15% की दर से निवेश करता है। अब एक कंडीशन लगा दिया कि अगर वह चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित करता, चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि को लगाता, तो उसको ब्याज के रूप में जो है साधारण ब्याज की अपेक्षा 450 रुपया ज्यादा मिलता। अच्छा 2 साल का मामला है, यानी कहने का मतलब यह 2 साल के सीआई एसआई के बीच का डिफरेंस है 450, है ना। निवेश की गई राशि को मान लेते हैं पी। अच्छा 2 साल का अंतर क्या होता है? 1 साल के ब्याज के बराबर। चलिए इसका ब्याज निकालिए, रेट है 15%, इस ब्याज का ब्याज निकाल लीजिए, यही तो अंतर है। अच्छा अंतर कितना दिया गया है? अंतर कितना दिया गया प्रश्न में? 450। कितना? 450। इतना रुपया अधिक मिलता चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में। चलिए अब कैलकुलेट करिए, देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225 से कट जाएगा आपका कितना बार में? 2 बार में। 225 से 450 2 बार में, यानी निवेश किया गया राशि 2 गुना कितना हो जाएगा आपका? यह हो गया 10,000, यानी 20,000 रुपया हो जाएगा। कितना? 20,000 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 20,000। कौन सा उत्तर करोगे आप? देख लो ऑप्शन, है ना। 20,000 वाला ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, अतः इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर होगा। 20,000 वाला है क्या? 20,000 आपका आ रहा है। 2 साल का अंतर जो होता है 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। जी हाँ, 15 का स्क्वायर हो गया आपका कितना? तो यह हो गया 225, नहीं 225 से आप काट लीजिए 2 4 450 2 बार में, 2 गुना आपका 10,000, 20,000 रुपया। 20,000 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन लगा इनमें से कोई नहीं, अतः इनमें से कोई नहीं आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। देखिए क्या कहता है, आराम से इस प्रश्न को समझिएगा। ऐसा नहीं कि पूर्णांक बट्टा खचिया देख करके हबड़ा जाना है,
नहीं, कतई नहीं है बढ़ाना है। और खास करके जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं वो तो कैलकुलेशन से एकदम डरते ही नहीं है, डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उसी से तो लड़ने के लिए सिखाते हैं, तब जाकर के आप एग्जाम में सफल हो पाते हो। चलिए आइए देखिए क्या कहता है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है तथा त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके 6.18/47% का जो है वो लाभ कमाता। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वाट का प्रयोग करता है? सिंपल सा बात है, दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच करके लाभ कमा ले रहा है, इसका मतलब डंडी मार रहा है। 1 किलोग्राम की जगह पर कम तोलता। 1 किलोग्राम का मतलब कितना ग्राम हुआ? 1000 ग्राम। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको पहले ब्रेक कर लीजिए। 6.18/47 का मतलब क्या हो गया? अब देखिए यह हो गया आपका कितना, 47 गुना 6 240 और 42 है ना, तो ये 282 18 300/47% लाभ का फ्रैक्शन। तो 100 प्लस में 347/100, लेकिन कम तौलता है, कम करने की, कम तौलेगा तब ना लाभ होगा। कम करने उल्टा फ्रैक्शन लगाएं, कम करने के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। 100 प्लस में है ना 300 बट्टा कितना हो जाएगा आपका? 47। जी हाँ, 300/47% लाभ का फ्रैक्शन। 100 प्लस में 300/47 बटा में 100, लेकिन उल्टा गुना करना है कम करने के लिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जी हाँ, तो यह हो जाएगा आपका कितना? 1000 है ना, गुना यह देखिए ऊपर 47 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 4700, और नीचे कितना हो गया? 4700 300, यानी कितना हो गया आपका? यह हो जाएगा आपका 5000। कितना? 5000। अब आराम से कैलकुलेट कर लीजिए इसको। देखिए अब देखिए ना, 2 शून्य से 2 शून्य काट करके हटा लीजिए। 50 से काट लीजिए कितना बार में? 20 बार में। 47 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 940 ग्राम। कितना? 940 ग्राम आपका राइट जवाब होगा। यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर यह बेईमान दुकानदार कितना तौला करता है? 940 ग्राम ही तौला करता है, तब जाकर के उसको 6.18/47% का लाभ होता है। चलिए यहां तक अगर किन्हीं का कोई सवाल है, किसी प्रकार का दिक्कत किन्हीं को हो रहा है, तो जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए किन्हीं को कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ाते हैं, है ना। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6 अनुपात क्या है? 7 है। चलिए ए और बी का चर्चा है। अच्छा, दोनों के आय के बीच का रेशियो कितना हो गया? 6 अनुपात कितना हो गया आपका? 7। और जबकि ए और बी के, हाँ, जबकि उसके खर्च का अनुपात जो है 13 अनुपात कितना है? 16। अच्छा, ये आय है और नीचे व्यय है। अच्छा, इनकम में एक्चुअली होता क्या है? दो ही चीज होता है इनकम में। क्या होता है? खर्च होता है और बचत होता है। अगर हम कमाते हैं तो या तो खर्च करेंगे या तो बचाएंगे, दो ही चीज होता है। तो ये आय है, खर्च है। अच्छा, आय से खर्च का प्राप्ति कैसे होगा? उसमें बचत घटा देंगे, खर्च निकल के आएगा। दोनों का बचत जो है समान है, 750 है। नहीं, प्रत्येक का बचत 750 है, दोनों में समान राशि घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में अंतर को बराबर करते हैं। चलिए 13 16 का डिफरेंस 3। अब देखिए बराबर करने के लिए यहाँ 3 से गुना करना होगा, 3 से गुना कर लीजिए। अच्छा देखिए, समान राशि घट रहा है। यूनिट देखिए 21 से 16 कितना घटा? 5। 18 से 13 कितना घटा? 5। और घटता कितना? 750, है ना, जो 5 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान निकाल लिया गया। आपसे क्या कहता है? दोनों के आय के बीच का अंतर। अंतर तो बाहर में लिखा हुआ 3 यूनिट। जी हाँ, तो ये 150 गुना 3 कितना हो जाएगा? 450 रुपया। जी हाँ, दोनों के आय के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 450 रुपया हो जाएगा। कितना? 450 रुपया, है ना। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। बस ध्यान रखना, इनकम में दो ही चीज होता है, या तो एक्सपेंस होगा और नहीं तो सेविंग होगा। एक्सपेंस प्लस में सेविंग इक्वल टू इनकम, यानी इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस में सेविंग। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या 7वां कहता है, एक व्यक्ति जो है शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। जी हाँ, अच्छा, नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक निश्चित बिंदु तक जाने वापिस आने में 75 मिनट लगता है। अच्छा सोचो, धारा के साथ जाएगा चाल जुटेगा, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। धारा के साथ गया तो लौटेगा धारा के विपरीत।
5 में से गया कितना हो गया 4। यही तो है आपका 3 अनुपात कितना हो गया 2। यही तो स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम इसका इनवर्स हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3। यह टाइम का रेशियो हो जाएगा। अच्छा, आने और जाने में जो है कुल कितना समय लगता है 75 मिनट। इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। जो 5 यूनिट का मान है, किसी एक स्थिति का समय निकाल लीजिए, जिस भी स्थिति का समय निकालोगे उसके वास्तविक चाल में गुना कर लीजिए, दूरी निकल करके आ जाएगा। चलिए यही तो है भाई 375 चौका 2, यहां से 2 निकालेंगे 3 बच जाएगा, यानी वह स्थान कितना दूर है तो 3 किलोमीटर दूर है। वही आपसे पूछा गया था यह बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है, यानी यह बिंदु जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको जाता और वापस लौट के आता है 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी आपका राइट जवाब है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 8वां। देखिए हम बार बार बोलते हैं प्रश्न सारा आसान हुआ करता है, बशर्ते आप समझिए, आप अपना सोचन क्षमता को बढ़ाइए, प्रश्न को आराम से एकदम सोच करके जो है, कोई ट्रिक ब्रिक कुछ नहीं होता दुनिया में, कोई बोलता है वो बिल्कुल गलत बोलता है ना। बस ट्रिक होता क्या है, अरे आपका जो प्रोसेस का कंक्लूजन वही तो ट्रिक होता है। तो आप दिमाग दौड़ाइए, जैसे हम आपको सिखलाते हैं, आप दिमाग को वहां पहुंचा दीजिए जी, बिल्कुल हम कंक्लूजन तक आराम से सोच सके और एक लाइन में प्रश्न को बना सके। आइए, एक पिरामिड तथा एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है, ऊंचाई भी समान है, उसके आयतन का रेशियो। अच्छा, पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जबकि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन को उठा करके देखो तो बेलन भी एक प्रकार का प्रिज्म है। क्या है, एक प्रकार का प्रिज्म है ना। बेलन भी एक प्रकार का क्या है प्रिज्म है। कैसे, क्योंकि उसका धरातल वृत्त है और ऊपरी सिरा तक वैसा ही उठता चला गया। तो अगर प्रिज्म के सारा कंसेप्ट के आधार पर बेलन काम करता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर जो है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो सोचो, कहने का मतलब है दोनों के आधार का, पिरामिड और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है। अच्छा, पिरामिड का आयतन क्या लिखेंगे 1/3 गुने, आराम से समझिए, आधार का क्षेत्रफल 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुना क्या हो गया आपका ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। जबकि बेलन का आयतन हो गया आपका हर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल और गुने क्या हो गया आपका ऊंचाई। यही तो कंसेप्ट है मेरे भाई, यही है। अब दोनों के आधार का क्षेत्रफल समान है, पिरामिड चाहे बेलन का बात हो, प्रश्न कहता है ऊंचाई भी समान है, कट जाएगा, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, समझने का फेर था इसमें, 1:3 हो जाएगा पिरामिड और सिलेंडर के वॉल्यूम के बीच का रेशियो। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। एक कार्यशाला में जो है श्रमिकों का औसत वेतन 8500 रुपया है, 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन 10,000, टेक्नीशियन का जो वेतन है वह कितना है 10,000 मासिक वेतन, और शेष का जो मासिक वेतन है वो 7800 है, और सभी कर्मचारी का कितना दे रखा है 8500। चलिए एलिगेशन से रेशियो निकाल लीजिए पहले, 8500 में 7800 घटा लीजिए यानी 700, 10,000 में 8500 घटाएंगे 1500, डबल शून्य कट जाएगा, 7:15। यह क्या निकल के आया, टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारी के संख्याओं के बीच का रेशियो। टेक्नीशियन का संख्या दिया गया, कितना दिया गया 7, ये 7 गो टेक्नीशियन है, जो देखो 7 यूनिट का मान है, कितना यूनिट का 7 यूनिट का। पूरे कर्मचारी का संख्या पूछा, टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारी मिलाकर के कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या पूछा गया। चलिए 7-15 कितना हुआ 22, तो 1 यूनिट का मान 1, अतः 22 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 22। कार्यशाला में कुल श्रमिकों का संख्या 22 हो जाएगा, कितना 22। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, चलिए अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या 10। एक कार की चाल हर 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है। अच्छा, पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर, समझिए बात को, पहला 1 घंटा में तय किया गया दूरी 35। अच्छा, तो 12 घंटे में कितनी दूरी, अच्छा 35, अगला घंटा कितना, हर किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ता है, अगला अगला घंटा जो है वह कितना किलोमीटर जाएगा 37, फिर कितना जाएगा 39, है ना, प्लस में डॉट 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 12 घंटा, यानी 12 टर्म का योग आपको निकालना है। मामला एपी में है, 2-2 के डिफरेंस पर है। अच्छा, एपी में एस एन बराबर क्या होता है, एक होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, जबकि एक होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, है ना डी। जी हाँ, यहाँ लास्ट टर्म नहीं मालूम था तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर लास्ट टर्म मालूम होता तो एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। चलिए तो यहां पर देखिए टोटल 12 घंटा का योग निकालेंगे दूरी का। चलिए ध्यान दीजिएगा n/2, तो n का मान तो 12 है, 12/2, है ना,
इंटू 2a, तो 2 गुना 35 n माइनस 1। जी हाँ, तो 12 में से 11 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका 2। यही तो कहानी है। अच्छा यहां से काट लीजिए, कितना बार में 6 बार में। अब देख लो ये हो गया 6 गुना 70 और 22 92, 6 दुना 12, 54 एक कितना हो जाएगा 55, यानी 552 किलोमीटर। कितना 552 किलोमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। यानी उस कार के द्वारा 12 घंटे में कुल तय की दूरी जो है वह 552 किलोमीटर है मेरे भाई। कितना 552 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। कहता है रेलगाड़ी 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। रेलगाड़ी जो है 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी का लंबाई। अच्छा सुरंग को पार करेगा, वहां दूरी जो होगा रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में खुद का लंबाई, दूरी निकाल लीजिए। 35 मीटर प्रति सेकंड 40 सेकंड में इतना ही दूरी तय करेगा। इसमें दोनों का लंबाई है ना, इसमें जो है आप सुरंग का लंबाई घटा लीजिए, रेलगाड़ी का लंबाई बच के आ जाएगा। चलिए 35 गुना 40 यानी कितना हो जाएगा आपका 1400 में 960 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 440 मीटर। कितना 440 मीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। यानी रेलगाड़ी का लंबाई कितना है तो 440 मीटर है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। क्या कहता है सुनिए, कहता ए बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ए और बी जो है वह मिलकर काम को 12 दिनों में, जबकि बी और सी जो है वह मिलकर काम को 15 दिनों में, और सी और ए जो है वह मिलकर काम को 20 दिनों में पूरा करता है। यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 60। इफिशियंसी देखिए ये हो जाएगा 5 4 कितना हो गया 3। अब क्या कहता है सुनो, कहता है बताओ सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्या करोगे, पूरे कार्य में सी के इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। सी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तीनों का इफिशियंसी निकाल लो, तीनों को जोड़ो तो सबका 2 दिन का काम निकल के आता है। नहीं तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, 12 2 दिन का काम है, 1 दिन का हो जाएगा 12/2 यानी कितना 6। तीनों का इफिशियंसी है, इसमें ए भी घटा लीजिए, सी का बच जाएगा यानी 5 घट जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 60/6 में 5 गया 1, तो 60/1 यानी सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा तो 60 दिनों में जो है कि पूरा करेगा। कितना दिन में 60 दिन में। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। क्या कहता है पी का मान दे रखा 1001। अब कहता है थर्ड रूट, आराम से ध्यान दीजिएगा बात को। कहता है कि थर्ड रूट है ना p इंटू पी स्क्वायर है ना माइनस में 3p प्लस में 3 है ना माइनस में 1 का मान आपको बताना है। आराम से सोल्व कीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा एक बात सोचो, ये हो गया पी क्यू माइनस पी से गुना कर रहे हैं 3p स्क्वायर प्लस में 3p माइनस में कितना 1। अच्छा एक बात सोचने वाला बात है, समझना बात को। अच्छा एक बात सोचो, इसको हम क्या करते हैं पी क्यू, एक को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, ये दोनों से माइनस में 3p कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा p माइनस में 1, 3p कॉमन करेंगे p यहाँ -1। देखिए 1 से गुना क्यों किए समझो बात को। ये हो जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू माइनस में 3, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन a क्यू माइनस बी क्यू माइनस में 3ab इंटू a माइनस बी, या a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, p माइनस 1 का होल क्यूब। अच्छा ये होल क्यूब है, क्यूब रूट के अंतर्गत है। अच्छा ये तो पावर 3, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, पावर पर पावर गुना होगा तो 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएगा, p माइनस 1 बचेगा। p का मान 1001 है माइनस में 1 यानी 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 1000। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर मेरे भाई, बी नंबर। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए, है ना। रोशन नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दीपक कह रहे हैं कि सर एक की a माइनस बी का होल क्यूब, जी हाँ a माइनस बी का होल क्यूब, एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस में 3ab इंटू a माइनस बी। जी हाँ अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 14। वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा गया। हाँ ध्यान दीजिएगा,
उस वस्तु का अंकित कीमत 960 है, एक्स का मान पूछा गया। चलिए वस्तु का अंकित कीमत 960, एक्स क्या है, दूसरा डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट 25% का मतलब 1/4, 960 का 1/4 कितना 240, बचा कीमत कितना 720, दूसरा डिस्काउंट 1% के रूप में उसी का मान बताना, दूसरा डिस्काउंट के बाद कीमत कितना हो जाता है 612। सोचो दूसरा डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है 108 का, जी हाँ, तो इसी को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिए, 108 जो है 720 का कितना प्रतिशत है, 108 जो है 720 का कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिएगा 36 से 2 बार में, 36 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, यानी 3 पचे कितना हो गया 15%, यही तो एक्स प्रति एक्स का मान है, दूसरा डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट का प्रतिशत कितना हो गया 15% मेरे भाई। अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 15। तीन व्यक्ति एक व्यापार से जो लाभ कमाए वो 3:5:6 के रेशियो में, नहीं, यदि उनके व्यापार में रहने के समय का रेशियो 4:5:3 है, तो कहता किस अनुपात में उन्होंने पूंजी निवेश किया, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा गया। पार्टनरशिप में प्रॉफिट कैसे बांटने के लिए सिखाया है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के आधार पर, यानी प्रॉफिट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, यानी प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आप कह सकते हैं। चलिए अब आपको कहता है पूंजी इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड करना होगा, प्रॉफिट में आपको टाइम से डिवाइड करना होगा। चलिए निकाल लीजिए, प्रॉफिट का रेशियो क्या था, है ना, प्रॉफिट का रेशियो था 3:5:6। अब इसमें टाइम से डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड कीजिए, टाइम से, यानी 4:5 कितना हो गया आपका 3, हाँ मेरे भाई काटिए, 3 से 2 बार में कट गया, एलसीएम कितना हो गया आपका, एलसीएम हो जाएगा 4, यानी 3:4 और यह हो जाएगा 8, 3:4:8, यही तो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो तीनों के बीच में 3:4:8। अगले सवाल की ओर आइए। अच्छा ये तो सिंपलीफाई करना, आराम से बात को समझिए। अच्छा इस पार्ट का ऊपर वाला का भी एलसीएम √99, नीचे वाला का भी, तो √99 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √11, माइनस में √9, नीचे बचेगा आपका √11, प्लस में आपका हो जाएगा √9। इधर का मामला देखिए, गुना 10 प्लस में √99 बटा पी बराबर में 1 बटा कितना हो गया 2। अब आराम से इसको सोल्व कीजिए, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं इस पार्ट को, तो ऊपर हो जाएगा √11 माइनस में √9 का होल स्क्वायर, नीचे बचेगा 2, नहीं यहां हो जाएगा ऊपर में √11 माइनस में √9 का होल स्क्वायर, और बट्टा नीचे प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और गुना हो गया आपका 10 प्लस में √99 है ना, बट्टा पी बराबर में 1 बटा कितना हो गया 2। अब बात को आगे चलिए लेकर के। अच्छा एक बात सोचो, इसका मान क्या निकल के आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, √a² प्लस b² माइनस में 2ab, 11 9 20, 20 बटा 2 बताओ कितना हो जाएगा 10, माइनस में 2 √99 2 से डिवाइड करेंगे √99, यही तो बचा, 2 का भी काम खत्म हो गया, यह बचा, और यहां था 10 प्लस में √99। चलिए अब बटा में p हो गया, और बराबर में क्या हो गया आपका 1/2। नहीं अब देखो ऊपर का मामला क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, उसका 100 में से 99 गया, 1/p बराबर में 1/2, यानी p इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, p बराबर हो जाएगा आपका 2, p बराबर 2 आपका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, p का मान कितना हो जाएगा आपका 2, p जो है आपका उत्तर हो जाएगा 2। बहुत ही आसान सा सवाल था, आराम से सोल्व कर लीजिए केवल। चलिए आगे बढ़िए, कहता है क्लब के 5 सदस्यों में से एक सदस्यों के स्थान पर जो है, देखिए 5 सदस्य का बात है, उसमें 4 में कोई परिवर्तन नहीं, बात बस केवल एक का किया जा रहा है। क्या कहता है, कहता है एक सदस्यों के स्थान पर एक नया सदस्य लेने से जो है ना, उनकी औसत आयु उतनी रहती जितना 2 साल पूर्व था। अब सोचिए ए गो के स्थान पर जब अच्छा सोचो 5 सदस्य है तो वर्तमान में कुछ ना कुछ तो औसत रहा होगा, लेकिन एगो हटा करके दूसरा कोई को लाते हैं तो औसत उतना हो जाता जितना 2 साल पहले था। अच्छा सोचिए 2 साल घट गया सबका, 5 गो व्यक्ति है तो 5 गुना 2 कई साल घट गया 10 साल। और यह क्यों घटा, बस एक के परिवर्तन से एगो जा रहा है एगो दूसरा आ रहा है, यानी आने और जाने वाला के आयु के बीच का अंतर कितना वर्ष का, 10 वर्ष का, बस 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। आराम से बस उत्तर कर देना था इसको। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 18। अच्छा ए अकेला काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी की सहायता से 5 दिन में काम कंप्लीट करता है। पूरा मजदूरी 96 रुपया एबीसी को किस प्रकार वितरित किया जाएगा। अच्छा एक बात सोचिए, ए काम को कितना दिन में कर सकता है 12 दिन में, बी अकेले काम को 15 दिन में, लेकिन दोनों मिलकर सी की सहायता से ए बी और सी काम को मात्र कितना दिन में कर लेता है, सी के साथ 5 दिन में। यहां से पूरा कार्य जम कर लीजिए, ये हो गया 60, इफिशियंसी हो गया 5, 4 कितना 12। अच्छा इफिशियंसी का रेशियो लिख दीजिए,
ए को 5 यूनिट मिलेगा, बी का 4, 12 में से 9 चला गया, सी को कितना मिलेगा 3। अब बंटवारा कर लीजिए, 5 4 3 वाला रेशियो ऑप्शन देख लीजिए, आप भी बंटवारा कर सकते हैं। अच्छा सोचो ना, पूरा मजदूरी 96, 5 4 9 3 12, 12 यूनिट बराबर 96, 1 यूनिट का मान 8, यानी एक को मिलेगा 8 पचे 40, 1 यूनिट का मान देखिए 96 जो है वो आपका कितना यूनिट है 12, 1 यूनिट का मान हुआ 8, तो 8 पचे 40, ए को मिलेगा 40, इसको 8 चौके 32 और 8 तरीके 24, यही तो है भाई। जी हाँ, 40 32 24 वाला ऑप्शन देख लीजिए, 40 32 24, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब होगा, क्या सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 के साथ। कहता 21 आम के पेड़ है, आराम से बात को समझिए, 21 आम का पेड़ है, जी हाँ 42 सेब का पेड़ है, 56 नारंगी का पेड़ है। इन पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार से लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के समान पेड़ हो। तो कहता न्यूनतम कितने पंक्ति बनेंगे। अब एक बात को समझिए, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों का संख्या निकाल लेते हैं, हाँ ना। तो क्या करेंगे, 21 42 और 56 का HCF। अच्छा एक बात सोचो, कैसे HCF निकाल रहे हैं, पहले यहां कंसेप्ट को समझिए। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ का संख्या लिख दिए, 21 आम का पेड़ था, 42 सेब का, 56 नारंगी का। इन पेड़ों को पंक्तियों में लगाना है इस प्रकार, प्रत्येक पंक्ति में एक ही। देखो पंक्ति में ऐसा होना चाहिए, अगर आम का पेड़ है तो केवल आम का ही हो। अच्छा उसके बाद अगर सेब का तो केवल सेब का, नारंगी का तो केवल। न्यूनतम कितने पंक्ति बने, कम से कम पंक्ति बने, यानी एक पंक्ति में पेड़ों का संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। जी हाँ, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त करें, 21 42 56 का HCF कितना हो जाएगा 7, नहीं। अच्छा कितने पंक्ति बनेंगे, तो कुल पेड़ों की संख्या में जो है, कुल पेड़ों की संख्या में हम एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या से डिवाइड कर लेंगे। चलिए 7 से 7 21, 7 6 42, 7 8 56, 8 6 14 3 कितना हो जाएगा आपका 17, यानी न्यूनतम कितने पंक्ति बनेंगे, तो 17 पंक्ति बनेंगे। कितने, 17 पंक्ति बनेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए, और मैथ्स का आपका आखिरी सवाल है। कहता अनु एक वस्तु को जो है, आराम से बात को समझिए, अनु एक वस्तु को जो है हाँ 480 में बेच दी। यदि उसने इसे 400 में बेचा होता तो आरंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि। वस्तु का क्रय मूल्य x मान लेते हैं, चलिए 480 में बेचता है तो यहां लाभ होता है, लाभ विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, और जबकि 400 में बेचती है तो हानि होता है, तो हानि होता है यहां तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा, हानि बराबर, तो यह हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। चलिए देखिए दोनों स्थिति में समझिए बात को, 480 में बेचने पर लाभ होता है जबकि 400 में बेचने पर हानि होता है। इधर लाभ लिख दी, इधर हानि लिख दी। क्या कहता सुनिए, कहता 400 में बेचा होता तो उसे आरंभिक लाभ के 1/3, यह जो हानि है ना, आरंभिक जो पहले लाभ हुआ करता था उसका 1/3 है। कैलकुलेट कर लीजिए, यह हो जाएगा 480 माइनस में x बराबर में 3x माइनस में कितना हो जाएगा आपका 1200, उधर भेज दीजिए, यानी 4x बराबर हो जाएगा आपका 1600, कितना हो जाएगा 80, 4 चौके 16, 4 दूना 420। जी हाँ, x बराबर कितना हो जाएगा 420 रुपया आपका राइट जवाब हो जाएगा। कितना, 420। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितना 420 रुपया है। जी हाँ, चलिए अब चलते हैं रीजनिंग के सवालों की ओर। आइए प्रश्न संख्या 21। अच्छा बॉय का कोड दे रखा है ना, बॉय का कोड यह दिया है, यहां समझिए किस नियम का पालन किया गया है। यह बॉय का कोड आपको दिया गया है, कहता है तो बताइए RTNPMO किसके लिए, हाँ उल्टा दिए, जैसे देखिए बात समझिए, जैसे बॉय का कोड आपको दिया गया, क्या दिया गया, दिया गया ACNPXZ। अच्छा सोचिए क्या काम किया गया है, बी के एगो पीछे वाला एगो आगे वाला लिखा गया, नहीं जी हाँ, उसी प्रकार से ओ का एक पीछे वाला एक आगे लेटर लिखा गया, बाई का एक पीछे का लेटर का आगे। तो कहता है यह किसका कोड है, RTNPMO किसका कोड है। सोचो ये दोनों के बीच का लेटर क्या हो जाएगा आपका S, N और P के बीच का लेटर O, जबकि M और O के बीच का लेटर N, यानी ये किसका कोड था, तो सन का कोड था। किसका, सन का। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। कहता कौन लीप वर्ष है। सोचो लीप वर्ष कहने का मतलब वैसा वर्ष जो 4 से डिविजिबल हो, नहीं। अच्छा लेकिन शताब्दी होता है तो 400 से भाग दे करके देखते हैं, अगर 400 से शताब्दी जिसके अंत में डबल सुनना हो, तो ऐसे वर्षों को जांचने के लिए 400 से भाग दिया जाता है। तो कौन सा वर्ष लीप वर्ष, 4 से डिविजिबल होगा लीप वर्ष होगा, जो नहीं डिविजिबल होगा साधारण वर्ष होगा।
अब देखिए सिंपल सा बात है, 4 का विभाजन का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंत में 200 अंतिम 2 अंकों से निर्मित संख्या 4। अच्छा सोचिए 94 4 से कटता है, नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। 98 भी 4 से नहीं कटता, 58 भी नहीं कटता, 4 से 76 कटता है, यह लीप वर्ष है। जी हाँ 1976। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। डी 1876 यह जो है यह लीप वर्ष है, क्योंकि यह 4 से क्या है, डिविजिबल है। प्रश्न संख्या 23 चलिए देखिए 1 2 3 4, अब की बार क्या हो जाएगा आपका 5। SU 19 2 21 2 23 2 25 25 2 27, यानी 26 के बाद एक आगे बढ़ जाइए, ए हो जाएगा। 27 में क्या होगा भाई, 2 बढ़ाना था तो एक बढ़ाएंगे तो जेड, एक और बढ़ाएंगे तो ए। आगे 2 4 8 16 32, 5 A 32, ये आपका राइट जवाब है। 5 A 32 अगला टर्म यही होगा, 5 A 32 ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 8 दोस्त का बात है, कितना 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, खाली अरेंज कर लीजिए आराम से होशियारी से। जे एन का पड़ोसी नहीं, यल के दाएं को तीसरा, चलिए के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन? यल के दाएं को तीसरा है, क्यू एन के बाएं दूसरा। जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका यूज इसके पहले नाउन के लिए, जो एन के लिए एन, यल के दाएं को अगला, एन जो है यल के दाएं को अगला एन। चलिए क्यू एन के बाएं दूसरा, क्यू जो एन के बाएं क्या है, दूसरा। आगे बात को बढ़ाते हैं। ओ एन या के का पड़ोसी नहीं, सोचिए ओ ना तो यहां होगा, ना तो यहां होगा, ना तो यहां होगा, समझ रहे बात को? ओ ना तो एन का पड़ोसी, ना तो के का, ना तो यहां, ना तो यहां, ना तो यहां, ओ का स्थान यहां होगा। और पी के एकदम बाएं, चलिए पी के एकदम बाएं बैठा है कौन? ओ के बारे में दोनों बात। अच्छा एक बात और, क्या छोड़े थे? जे एन का पड़ोसी नहीं है, जे यहां नहीं होगा तो जे यहां होगा। एक व्यक्ति बचा है, वो कौन सा व्यक्ति बचा है? तो यम का चर्चा नहीं हुआ, यम बचा है। अब जवाब देना अरेंज हो गया। कहता बताओ के एकदम दाएं कौन है? के एकदम दाएं कौन हुआ आपका? जे। के एकदम दाएं जे, ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाइए, आखिरी सवाल आज के मॉक टेस्ट का। कहता है किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 11:20 दिखाई देते हैं घड़ी का वास्तविक समय। देखो आपको बताएं वास्तविक समय प्लस में दर्पण का समय बराबर बचता है 12, लेकिन अगर 11 या 12 बजकर कुछ मिनट का बात हो तो उस स्थिति में 24 में घटाते हैं, यानी 23:60 में। अब ये 11:20 का बात है, 23:60 में घटा करके उत्तर देंगे। चलिए 23:60 में घटाएंगे 11:20, 40 12:40, ये आपका राइट जवाब होगा 12:40, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ समझ रहे हो बात को? दर्पण का समय प्लस वास्तविक समय बराबर 12, लेकिन 11 या 12 बजकर बात होगा तो उस स्थिति में 24 कहने का मतलब 23:60 में घटा करके आपको उत्तर करना है। तो यह था आपका आज का मॉक टेस्ट नंबर 44, जिसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग को कल के मॉक टेस्ट के साथ, यानी मॉक टेस्ट नंबर 45 के साथ। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।